बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाया करेगी। इस तरीके से आप हमारा कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आज के इस वीलॉग के अंदर मेन बात करूंगा मैं खित्ते के हालात के ऊपर कि खित्ते के हालात किस तरह बदल रहे हैं। अंदरूनी सियासत की तो खिचड़ी बन चुकी है। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने ये खिचड़ी बनाई है वो अब खुद बैठ के सोचेंगे कि ये उन्होंने क्या किया। अच्छी भली हुकूमत चल रही थी। अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा इमरान खान से तकलीफ थी, इतने ज़्यादा आप उससे नाखुश थे, परेशान थे, तो आप लोग उसको छोड़ देते। डेढ़ एक साल रह गया था उसका, वो 1.5 साल कंप्लीट करता। उसके बाद आवाम के पास जाता वोट लेने के लिए और आवाम उसका खुद ब खुद फैसला कर देती कि जिसने रहना है वो रहेगा, जिसको देना है उन्होंने वोट दे देंगे, जिसको नहीं देना वो चला जाएगा। मगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये तजर्बा किया, उन्होंने किसी के कहने पे ये तजर्बा किया और उसकी जो कीमत है वो आवाम भर रही है। उम्मीद करता हूँ, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने ये खिचड़ी बनाई है अब वो खुद ही थोड़े परेशान या पशेमान होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सोचेंगे कि उन्होंने ये क्या किया। अच्छी भली हुकूमत चल रही थी। 80 की दहाई के 70 और 80 की दहाई के अंदर हमें बाहर मुल्क से खबर आती थी कि मेड इन पाकिस्तान की कपड़े, स्वेटर, कपड़े, शर्टें, ट्राउजर्स, तौलिए, ये एक चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद मुशर्रफ के बाद तक ये चलता रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया। और अब ये इमरान खान के बाद आने के बाद, उसके बाद हमें फिर से बाहर मुल्क से खबरें आना शुरू हुई कि बेडशीटें, तौलिए, बनियाने, ट्राउजर्स, कॉटन, जितना कपड़ा है उसके अंदर मेड इन पाकिस्तान का लेबल दोबारा आना शुरू हो गया था। मगर ये तजर्बा किया गया जिसकी वजह से इंडस्ट्री ख़त्म कर दी गई। हालात हम सबको पता है कि फैसलाबाद के ये हालात थे कि वहाँ पे लेबर नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा काम चल पड़ा था। मगर कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उस्तादी दिखाई और उसकी उस्तादी के हल ये निकला कि ये चोर, लफंडर, भागे हुए लोग जिनके ऊपर जो केसेस हैं वो खड़े हुए हैं, बिल्कुल शब ओपन एंड शट केसेस हैं, वो वापस आ गए। उम्मीद करता हूँ और हम सब उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये करने, जिन्होंने ये किया, वो खुद शर्मिंदा होंगे और वो खुद ही इसके बारे में सोचें इससे पहले कि क़यामत के दिन उनको जवाब देना पड़े। क्यों? कि उन्होंने 22 करोड़ आवाम के फैसले के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, उनके फ्यूचर के साथ जुल्म किया, अपना ज़ाती फ्यूचर रखते हुए 22 करोड़ आवाम के फ्यूचर को तबाह किया। अब मैं बात करता हूँ कि इस खित्ते के अंदर क्या कुछ हो रहा है और जिसकी चीज़ के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। जब से चाइना अमेरिकन वो जो खातून थी वो ताइवान से होके गई हैं, तो चाइना ने फौरन उसके जाने के बाद थाईलैंड के इर्द गिर्द, थाईलैंड एक जजीरा है, उसके पांचों तरफ अपने बहरी जहाज भेज दिए। वहाँ पे जंगी मशकें की। और एक जंगी मशक कहलाती है, वो नॉर्मल होती है, उसके अंदर लाइव फायर नहीं किए जाते, जिंदा कारतूसों को नहीं चलाया जाता। मगर इस मौके की संजीदगी को देखते हुए उन्होंने लाइव फायरिंग की। ये जो फौजी हजरात होंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकते होंगे। उमूमन जब जंगी प्रैक्टिस की जाती है उसके अंदर लाइव असल गोलियां नहीं इस्तेमाल की जाती। उसके अंदर डमीज होती हैं और वो ये कहते हैं कि जी इस जगह हमने अटैक कर लिया, कोई इसके अंदर गोली मोली नहीं चलाई जाती। मगर चाइना ने उस इलाके के अंदर लाइव ड्रिल किया, लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल किया, लाइव चीज़ें, जिंदा गोलियां उन्होंने इस्तेमाल किया। आसान अल्फाज में इस्तेमाल अगर समझाऊं तो जिंदा गोलियां उन्होंने जो वाकई तबाही कर सकती वो इस्तेमाल की। जहाज भेजे उन्होंने, बहरी जहाज भेजे, जमीन पे बस उन्होंने फौजें नहीं उतारी। बाकी क्योंकि जिस तरह थाईलैंड एक जजीरा है, उसके इर्द गिर्द उन्होंने 5 अपनी किश्तियां खड़ी की, जिसमें एक क्राफ्ट रेडियर भी था। कि अब उन्होंने ये बताने की कोशिश की दुनिया को और खास तौर पर अमरीका को कि हमें थाईलैंड को काबू करना कोई मसला नहीं है, हमने ये इस तरह उसके इर्द गिर्द बहरी जहाज खड़े कर दें तो वो फंस सकता है और हम अपनी मर्जी से वहां पे जो मर्जी करना चाहें। क्योंकि अगर एक मुल्क को आप सराउंड कर लें, एक मुल्क के इर्द गिर्द अपने फौजी खड़े कर दें, तो ना उस मुल्क से कोई चीज़ बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। यही चाइना ने किया। उसके साथ ही साथ 75 साल जिंदगी, चाइना की 75 साल जिंदगी में पहली दफा एक तो चाइना ने थाईलैंड के इर्द गिर्द ये किया, दूसरा उन्होंने श्रीलंका के पास एक अपनी किश्ती भेज दी है जो 120 फुट लंबी किश्ती है, बहरी जहाज है, जो सर्वेलेंस और स्पाइंग के काम आती है। इसके ऊपर बड़े बड़े एंटीने लगे हुए हैं, डिश एंटीना की तरह की चीज़ें लगी हुई हैं जो सैटेलाइट को ट्रैक करती हैं, सैटेलाइट तक मैसेजेस भेजती हैं। इनका ज़मीन के साथ ऑब्जर्वेशन, ज़मीन के ऊपर जो लोग
जो हालात बढ़ रहे हैं, फौजों का जाना आना, मुल्क गैर दूसरे मुल्कों की फौजों की नकलो हरकत, ये सारी चीज़ें ट्रैक करके सैटेलाइट, आप हम सबको पता है चाइना ने अभी अपना सैटेलाइट भी लॉन्च कर लिया है। जो पहले वो अमेरिकन सैटेलाइट के ऊपर रिलाई करते थे, अब वहाँ पे उनका अपना सैटेलाइट है। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने पास रख रहे हैं हर मुल्क की। और उन्होंने ये जो बहरी जहाज भेजा, ये श्रीलंका के पास भेजा है। श्रीलंका ने, ये याद रखिएगा, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर की हुई है। ये बहरी जहाज जब आ रहा था तो इंडिया ने बहुत ज्यादा शोर किया, श्रीलंका को मना किया कि ये तुम ना इसको यहाँ पे इजाजत दो। मगर चाइना ने जिस तरह श्रीलंका बिल्कुल फंस गया, क्योंकि एक तरफ वो डिफॉल्ट के करीब चला गया है। उसके हालात हमें पता है कि वजीर आजम भाग गया, सदर मुमलिकत उनका भाग चुका है। वही अमेरिका ने उधर तबाही फेरी, डू मोर के और रजीम चेंज के उन्होंने पॉलिसी से श्रीलंका को तो तबाह कर दिया। मगर चाइना रेस्क्यू के लिए आया वहाँ पे। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट की भी हुई है, और चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट की भी और भी कर रहा है। और रशिया ने भी यहाँ पे श्रीलंका में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि अभी वक्त के साथ श्रीलंका जो है वो रशिया से तेल लेगा। मगर इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो बहरी जहाज आया है, इसने उस इलाके के अंदर चाइना की प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अलबत्ता कि इंडिया ने अपना एक बहरी जहाज भी वहां पे भेजा, उसको सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। मगर ये बात याद रखिएगा, अमेरिका से ज्यादा बड़ी जो नेवी है वो चाइना की है। चाइना की नेवी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। और चाइना के जो दुनिया में जो दूसरा मुल्क जो सबसे ज्यादा जो स्टेल्थ जहाज इस्तेमाल करता है, स्टेल्थ जहाज वो होता है जो रेडार में नजर ना आए, जो दुश्मन को नजर ना आए, वो सब एक अमेरिका इस्तेमाल करता है। जो दूसरा मुल्क जिसको इस्तेमाल कर रहा है वो है चाइना। इसके अलावा और कोई मुल्क स्टेल्थ रेडार, स्टेल्थ फाइटर्स ये नहीं इस्तेमाल करता। तो चाइना ने अपने तरीके से उन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि हम अभी अपनी प्रेजेंस दुनिया के हर जगह में शो करना बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनके अंदर शुरू कर दिया। पाकिस्तान इसके अंदर बहुत पीछे रह चुका है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो चाइना की जो कार्रवाई होती है वो बहुत छुपी हुई होती है, वो इतने खुलेआम नहीं करता। मगर हैरत की बात यह कि इस दफा चाइना ने खुल के पूरी दुनिया के सामने अपना बहरी जहाज वहां पे भेजा है। और वो बहरी जहाज भी ऐसे छोटा मोटा नहीं भेजा, मुसाफिर वाला नहीं भेजा। जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये स्पाइंग, ये जासूसी के काम आता है। और इसके अंदर जो आलात लगे हैं, वो जो स्टेल्थ जो चीजें हैं जो दुश्मन के रेडार पे ना नजर आए, ये उनको पकड़ सकता है। तो इसलिए आप ये देखिएगा कि चाइना ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, बहुत बड़ा ये स्टेप लिया है दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस बताने के लिए कि मैं इस इलाके में मौजूद हूँ। और इसके साथ ही साथ हम अगर वक्त के साथ देखें, चाइना जो है अभी आगे आगे और ममालिक में, पानी के अंदर और ममालिक में भी अपनी प्रेजेंस शो करना शुरू कर देगा। थाईलैंड के इर्द गिर्द उसने अपनी किश्तियां भेज दी, श्रीलंका भेज दी। और श्रीलंका भी याद रखिएगा एक जजीरा नुमा मुल्क है, इसको भी काबू करना बहुत आसान है। अगर इसके इर्द गिर्द किश्तियां खड़ी कर दी जाए तो वहां पे नकलो हरकत, लोगों की आना जाने के ऊपर बहुत सख्त अगर पाबंदी लगा दी जाए तो श्रीलंका बहुत चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। मगर ये याद रखिएगा श्रीलंका और थाईलैंड के अंदर फर्क यह है कि थाईलैंड जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा लाडला किस्म का मुल्क है, और श्रीलंका नहीं है। तो श्रीलंका को शायद इसलिए थोड़ी सी चाइना श्रीलंका को कंट्रोल करने में बहुत आसानी से उसको कंट्रोल कर सकता है। ये हालात हैं दुनिया के इस वक्त। देख ले हम किस जगह खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी की जान माल ईमान की हिफाजत करे। हम लोग इस मुल्क की हिफाजत करें। हम आवाजों के मेरे सर नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।